Hello friends, so I welcome you all to our beautiful channel Yes Sir's Charismatic Chemistry। तो जैसे कि आप सब जानते हैं हमने ऑलरेडी 9 पार्ट अपलोड कर दिया है किसका, थर्मोडायनामिक्स का। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 10वें पार्ट के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन और फिर लास्ट में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का जो एक्चुअल पार्ट है, जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी है, that I've already discussed in part of enthalpy of atomization। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो देखिए क्या होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको पहले ये पूरा जो स्टेटमेंट लिखा है इसकी मीनिंग ही बता देता हूँ। तो स्टैंडर्ड मतलब ऐसा कोई भी रिएक्शन जो 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पे हो रहा है। हालांकि आपको पता होगा रिसेंटली अभी 1920 में ही आईयूपीएसी ने अपना नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया है और एटमॉस्फेयर के जगह पे उन्होंने स्टैंडर्ड प्रेशर को 1 बार मान लिया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है 25 डिग्री सेल्सियस क्यों? सर जनरली तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। तो जी हाँ, हम सारे जो रिएक्शन है थर्मोडायनामिक्स में जो हम लैब में रिएक्शन करते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, इसीलिए ये 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ यहाँ पे आता है एंथैल्पी। एंथैल्पी शब्द का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका बेस्ट एग्जांपल है लेबोरेटरी में किए जाने वाले सारे रिएक्शंस। आपको पता होगा लैब में जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो उसमें हीट रिलीज होती है और जो प्रेशर होता है लैब में, हम जब सब वर्कर काम कर रहे हैं, वर्कर इन द सेंस जब सब स्टूडेंट उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि सबके सर के ऊपर जो प्रेशर है वो फिक्स, एंड दैट इज व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो कोई भी जगह जहां पे प्रेशर अगर फिक्स हो गया और हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी। और ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन मतलब जब कुछ बनेगा, और बनेगा तो क्या बनने वाला है, जी हाँ, कंपाउंड। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंपाउंड। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन। तो मैं पहले इसे मिटा लेता हूं। अब मैं लिखता हूं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। तो ये होता है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction in which 1 mole of a compound, और वो कंपाउंड भी कैसा, जी हाँ, प्योर कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम its constituent element existing in their standard state। ओके, तो ये एंथैल्पी चेंज अकॉम्पनाइंग अ रिएक्शन। अकॉम्पनाइंग अ रिएक्शन मतलब जब भी कोई एक रिएक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट रिलीज होगी। तो एब्जॉर्ब, अकॉम्पनाइंग का मतलब है हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज, और वो भी किसमें, एक रिएक्शन में जिसमें 1 मोल कंपाउंड बनेगा। याद रखिए, मतलब ये एरो के साइड जो कुछ भी बनने वाला है ये 1 मोल बनने वाला है। जी हाँ, मैं इधर बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की। इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, मतलब यहाँ पे जो कुछ भी आने चाहिए वो क्या होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए। और दूसरी चीज, वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। कौन सी स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में। सर अगर स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं हुए तो फिर, सर अगर वो एलिमेंट हुए लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं हुए तो फिर आप इसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहोगे, तो सिंपली आप उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहोगे। लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का एज सच इंपॉर्टेंस नहीं है।
सर लेकिन ये स्टैंडर्ड क्यों आया? तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए हमने 1 मोल कोई कंपाउंड बना दिया, मान लीजिए मैंने कोई 1 मोल कंपाउंड बना दिया। चलिए पहले उसके लिए एक एग्जांपल ही लेता हूँ, मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का एक एग्जांपल ही लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो एलिमेंट होने चाहिए इस साइड अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, इस साइड प्रोडक्ट होनी चाहिए, और प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए? 1 मोल। ओके, एग्जिस्टिंग इन दैट स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट आप सबको पता होगा, जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पे। आपको मैंने अभी जस्ट बताया था, चाहे वो कंपाउंड हो या फिर वो एलिमेंट हो। तो एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। जैसे अगर आप एलिमेंट कार्बन ले रहे हो तो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट ग्राफाइट होता है, डायमंड नहीं होता, डायमंड नहीं होता। जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? जी हाँ, लिक्विड होता है। अगर आप सॉलिड लिए हो तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन का क्या ले लिया मैंने? ग्राफाइट। और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ले ली, तो ये क्या बन गया? CO2 गैस। ये हो गया हमारा एक रिएक्शन जिसमें 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 मोल ही होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है द रिएक्शन इन विच 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म। देखिए, ओके, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो CO2 का क्या एलिमेंट है? कार्बन, ग्रेफाइट और ऑक्सीजन। तो इसमें जो हीट रिलीज होगी डेल्टा H जो होगी उसे हम कहेंगे डेल्टा H नॉट F। F स्टैंड्स फॉर फॉर्मेशन। मान लीजिए मैं ऐसा बोलता हूँ, इस रिएक्शन में -400 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, -400 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। सर माइनस क्यों? माइनस रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी रिलीज हो गई। सर किलो जूल ही लिखा आपने क्योंकि ये एनर्जी की यूनिट है। सर उसके आगे कुछ लिखा नहीं, क्योंकि पहले आप लिखते थे मोल और वो सब, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 मोल के लिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर मोल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 मोल CO2 बनने के लिए 400 किलो जूल की एनर्जी रिलीज होती है। मैं फिर बोलता हूँ ये रियल डेटा नहीं है, जस्ट समझाने के लिए। तो जब भी 1 मोल CO2 बनेगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तब 400 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन आता है कि सर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लाने की क्या जरूरत पड़ी? मान लीजिए ये सेम रिएक्शन मैंने करा अपनी लैब में, लेकिन मेरा टेम्परेचर कुछ अलग था। मान लीजिए वो 30 डिग्री सेल्सियस था और कोई फॉरेन में सेम रिएक्शन कराता है, लेकिन उसने टेम्परेचर क्या रखा? मान लीजिए 22। तो दोनों की जो हमारी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वेरी होगी। और आप जानते हैं साइंस साइंस तो एक असीम सत्य है। सर असीम सत्य मतलब इट्स अ फैक्ट, इट शुड नेवर बी इग्नोर्ड एनीवेयर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। साइंस गलत नहीं होता क्योंकि वो प्रैक्टिकल पे बेस्ड होता है। तो ये दोनों वैल्यू, हमारी दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। तो सिंपल सी बात है, उसे सेम लाने के लिए हम दोनों ने टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रख दिया? कांस्टेंट। तो ये हो गया सब कुछ। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ। क्या कार्बन, आपको लगता है आपने ऐसे एक बीकर ले लिया और इसमें कार्बन ले लिया ग्राफाइट के फॉर्म में और इसे बंद कर दिया और मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो क्या आपको लगता है कि ये CO2 डायरेक्टली बना देगा? क्योंकि कार्बन ग्रेफाइट अपने आप में स्टेबल है, ऑक्सीजन के अंदर क्या है? डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन के अंदर क्या है? डबल बॉन्ड। तो ये सबको, ये प्रोसेस को पूरा कराने के लिए हुआ क्या होगा? जी हाँ, कार्बन को पहले सॉलिड से किस में लाया गया होगा? गैस में लाया गया होगा। फिर ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है वो तोड़े गए होंगे और फिर कार्बन गैसीय स्टेट में एटॉमिक ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ होगा। ठीक है, तो पहले गैस बनाने के लिए एनर्जी क्या हुई होगी? एब्जॉर्ब हुई होगी, क्योंकि हमको पता है, हमने पढ़ा है अपने पास में, सॉलिड से गैस बनाने के लिए एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी लगी होगी। तो ये दो स्टेप में तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, लेकिन जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। हमको पता है CO2 में डबल बॉन्ड होता है, एक कार्बन का इधर 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और फिर इधर भी 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी एनर्जी का कुछ पार्ट किधर लग जाता है? ये स्टेप में। तो ये अंदर का जो ओवरऑल सब कुछ होता है, तब कहीं जाके ये एनर्जी निकलती है। लेकिन हमें उसका टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है बताओ? सिंपली ये डेटा हमको दिया होगा और हमको तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है। आई होप आपको सब कुछ, सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और उन एग्जाम्पल में आपको बताना है कि कौन से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है और कौन से नहीं है। ठीक है, बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या कि आप कभी भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
किसी भी एलिमेंट का जीरो लें, याद रखिएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज टेकन टू बी जीरो। जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी जीरो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड, याद रखिए ये गैस है, इज इक्वल टू जीरो। सर अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, तो जी हाँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन जीरो नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि ओजोन ओजोन स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है ऑक्सीजन का। और अगर सर मैंने ब्रोमीन की जगह पे ब्रोमीन सॉलिड लिख दिया तो जी हाँ इसका भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगा, भले ही ये एलिमेंट है। सर मेरे को डाउट है एलिमेंट क्या होता है, जिसमें सारे एटम क्या होते हैं सेम, वो एलिमेंट होता है। एक एटम हो एक से ज्यादा भी हो लेकिन सारे एटम क्या सेम, तो वो क्या हो गया एलिमेंट। ठीक है, अगर आपने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन इन गैसियस स्टेट इज जीरो, तो ये भी गलत माना जाएगा, क्योंकि आयोडीन कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट हमेशा क्यों जीरो लेते हैं। तो जी हाँ वो जीरो जो लेते हैं वो एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब ऐसा हम मानते हैं, लेकिन आप सब जानते हो साइंस में हर एक चीज का क्या होता है, प्रूफ देना पड़ता है। आप मान लो ऐसा तो चलता नहीं है, वी आर इन टू अ साइंटिफिक कम्युनिटी, जिसमें हर एक चीज का हमको क्या देना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है। तो अगर आपको चाहिए इसका प्रूफ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जगह पे जहाँ पे भी आप पढ़ोगे वहाँ पे टीचर आपको एक ही डायलॉग देंगे। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें एक ही डायलॉग दिया जाएगा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट क्या लिया जाता है, जीरो। ये भी जो मैंने आपको बताई कि ओजोन का आप जीरो नहीं ले सकते, ब्रोमीन सॉलिड का जीरो नहीं ले सकते, ये भी काफी अंदर वाली बात है। तो अगर आपको जानना है कि एलिमेंट का जीरो क्यों लेते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, तभी डिपेंड करता है कि कितने बच्चों को ये जानने में इंटरेस्ट है। वरना आप तो सब जानते हैं कि हमारे पास एग्जाम IIT जेईई नीट एडवांस लेवल की है, जिसमें कंसेप्ट का तो डेप्थ एकदम पूछिए मत, इतना डिटेल तक जाता है कि क्या बताएं। तो अगर आपको जानना है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगा। अब हम क्या देख लेते हैं, हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो उसमें बेसिकली आपको करना क्या है, आपको मुझे बताना है कि कौन सा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है और कौन सा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। बट उसके पहले भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्या आपको प्रोडक्ट के साइड जो भी बनेगा उसका क्या देखना है, एक मोल देखना है, और ये साइड जो भी होंगे वो क्या होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एलिमेंट, और वो भी इसके एलिमेंट। ठीक है, एक मोल होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, और वो कौन सी स्टेट में होने चाहिए, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में। किसमें होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट। तो चलिए देखते हैं हमारे एग्जाम्पल्स को। आप चाहें तो बीच में वीडियो को पॉज करके अपना खुद का आंसर आप लिख लें और बाद में क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये ग्राफाइट है, ये गैस, ये ग्राफाइट है। यहाँ पे कार्बन के लिए अगर ऐसा लिखा गया है तो आप मान लीजिए ये ग्राफाइट है, और ये गैस है, और ये भी क्या है, गैस। तो क्या मैं इसके लिए लिख सकता हूँ डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट F। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, बैलेंस कर देते हैं इसको। ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये भी क्या है, सॉलिड। ये तीसरा देखिए N2, ये क्या होता है, गैस, प्लस O2 गिव्स व्हाट, 2NO, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। तो सिंपल ये जो क्राइटेरिया ये सबके लिए ही होगा। तो आपको बेसिकली बताना है कि इनमें से कौन से रिएक्शन ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं। दूसरा CO प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस, ये भी ठीक है। और एक चीज देख लेते हैं, सल्फर लिक्विड प्लस O2 गिव्स SO2। ओके, ये हो गया सिक्स्थ वाला एग्जाम्पल। अब सेवेंथ वाला देख लेते हैं, फॉस्फोरस प्लस 5/2 O2, दो फॉस्फोरस ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, P2O5। ठीक है, ये क्या होता है, सॉलिड, और ये क्या होता है, गैस। ओके, P2O5, और ये क्या है, सॉलिड।
ठीक है, ऐसे। और एक ले लेते हैं 8वां, H2 प्लस I2 gives 2HI। ये गैस, ये सॉलिड और ये गैस। और फिर इसके बदले दूसरा भी ले लेता हूँ, H2 प्लस F2, ये गैस और ये 2HF, ये भी गैस है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा रिएक्शन सेटिस्फाई करता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की कंडीशन को। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं तो सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, पहला वाले में ग्राफाइट है, ये गैस है, और ये भी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को सेटिस्फाई करती है, और यहाँ पे क्या बन गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब दूसरा देखिए, 2 Mg प्लस O2 gives 2 MgO। तो यहाँ पे जो 2 है ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर अगर इस एंथैल्पी को, ये जो भी एंथैल्पी है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बकायदा ये रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। ठीक है, N2 प्लस O2 सेम यही प्रॉब्लम है यहाँ पे भी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। N2 प्लस सेम यहाँ पे 2 मोल ये भी है, तो ये भी नहीं होगा। CO प्लस हाफ O2 गिविंग CO2, तो ये देखिए ये ऑलरेडी एक कंपाउंड है, और ये साइड क्या होना चाहिए, जी हाँ एलिमेंट होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, सल्फर लिक्विड ऑक्सीजन SO2, अरे सर सही है, ये गैस है, ये भी गैस है, परफेक्ट। ऑक्सीजन गैस होता है और ये सब कुछ बैलेंस है, 1 मोल है। सल्फर एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, बट देखिए ये प्रॉब्लमेटिक है। सल्फर हमें पता है सॉलिड स्टेट में होता है, सल्फर कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। और सल्फर का कौन सा फॉर्म एलिमेंटल होता है, जी हाँ रोम्बिक। कौन सा फॉर्म होता है, रोम्बिक। अब यहाँ पे देखिए, फॉस्फोरस प्लस 5/2O2 गिव्स P2O5, ये एलिमेंटल स्टेट में। जी हाँ, इसका एलोट्रॉप नहीं दिया है, एलोट्रॉप नहीं दिया है, तो आप मान लीजिए कि फॉस्फोरस का जनरली वाइट फॉस्फोरस लिया गया है, और ये 5/2O2 है, और ये P2O5 है। तो इसमें मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दिया यहाँ पे कि इसका एलिमेंटल स्टेट वाइट होना चाहिए। सर वाइट क्यों, फॉस्फोरस अलग अलग एलोट्रोप में मिलता है, जनरली 3, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, और H2 प्लस F2 यहाँ पे 2 का प्रॉब्लम है, तो ये भी गलत हो गया, बाकी ये सही है। ठीक है, तो ये था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब एक बहुत ही बारीक चीज, हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड भी कहते हैं। कैसे, जरा देखिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए यहाँ पे ये है C प्लस O2 एंड गिविंग CO2। मान लीजिए ये ग्राफाइट है, और ये गैस है, और ये भी गैस है, और इसमें जो हीट निकली वो डेल्टा H नॉट F। क्योंकि देखिए ये सारी कंडीशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, ये एलिमेंटल स्टेट में, ये भी एलिमेंटल स्टेट में, और ये कंपाउंड बना है, और ये भी कौन से है, 1 मोल है, और सारे अपने स्टैंडर्ड स्टेट में। जरा देखिए, इस रिएक्शन की मैं अगर इस रिएक्शन को अगर मैं एंथैल्पी चेंज ढूंढूं, तो आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और वैसा क्यों, क्योंकि हाँ, एक रिएक्शन में होता क्या है, जनरली केमिकल बॉन्ड टूटते हैं और वो बनते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं, तो बनने में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और टूटने में क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और ओवरऑल हम डिसाइड करते हैं कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे याद रखिए, ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्शन है, तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड स्टेट में, तो चलिए इसे भी स्टैंडर्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, CO2, और ये CO2 के लिए दिया है, तो यहाँ पे क्या मैं लिख देता हूँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। कार्बन ग्रेफाइट एलिमेंटल फॉर्म में, ये भी एलिमेंटल फॉर्म में, तो ये 0 हो जाएगा। तो सिंपल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे है क्या, ये रिएक्शन क्या है, जी हाँ CO2 के बनने का प्रोसेस, और CO2 क्या है, एक कंपाउंड। तो इसीलिए एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। और ये सब कुछ स्टैंडर्ड स्टेट पे हुआ है, तो आप इसे क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो ये था सब कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। तो अब बात करते हैं हम
एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में। तो एंथैल्पी मतलब वही चीज, एंथैल्पी मतलब क्या है, जी हाँ, हीट का ट्रांसफर। और अगर आप इसे स्टैंडर्ड लिख देते हैं तो स्टैंडर्ड मतलब कौन से टेम्परेचर पे हो जाएगा ये, स्टैंडर्ड मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। और कंबशन क्या है, कंबशन इज बेसिकली रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ओके, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो अब हम देखते हैं कंबशन की एक एग्जाम्पल, बट उसके पहले हम लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो क्या होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज डिफाइंड एज, सेम वैसे ही, एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction, accompanying a reaction in which 1 mole of a substance, 1 mole of a substance is completely burnt, or you can say is completely reacted with excess of ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर। एंथैल्पी, अरे सर वही ना, कितनी बार बताओगे की बात, हीट का ट्रांसफर कांस्टेंट प्रेशर पे। और कंबशन मतलब जी हाँ, जलना, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जरा आप डेफिनेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि मैं बोलने वाला क्या हूँ। जी हाँ, वही चीज, एंथैल्पी अकम्पनाइंग अ रिएक्शन इन विच, अकम्पनाइंग मतलब जो रिएक्शन करवा रही है। तो जरूर आपके दिमाग में आता होगा कि सर इट कैन बी रिलीज और एब्जॉर्ब। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन याद रखना कंबशन में हमेशा और हमेशा हीट रिलीज होती है। अब ये तो आप बहुत सारे टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे कि हीट रिलीज होती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको रीजन बता देता हूँ। क्योंकि इसमें जो बॉन्ड बनता है जनरली वो ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है। कंबशन में किसका बॉन्ड बनता है, जी हाँ, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन के बॉन्ड बड़े ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं हमें पता है रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या निकलती है, हीट। इसीलिए इसीलिए आप कभी नहीं देखेंगे कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन में हीट एब्जॉर्ब हुई है। 99%, 99 क्या 100% जो हीट है वो रिलीज ही होगी कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन में जो हीट होती है वो रिलीज होती है। अब चलिए, अब हम काम की बात करते हैं। तो इसमें क्या देखना होगा आपको कंबशन में, कि हीट रिलीज होगी कब, जब 1 मोल किसका, सब्सटेंस का। तो सब्सटेंस की जगह पे आप क्या ले सकते हो, एलिमेंट भी हो सकता है, आप किसी कंपाउंड को भी जला सकते हो। पिछले बार की तरह नहीं है कम फॉर्मेशन की तरह, जिसमें आप सिर्फ क्या लेते थे, एलिमेंट। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, अब रिएक्टेंट का 1 मोल होना चाहिए, इज कंप्लीटली रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 मोल होगा जिसको आप जला रहे हो, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या होंगे, प्रोडक्ट। और इसमें जो हीट निकलेगी डेल्टा एच, उसी को अपन कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। COMB लिख दीजिए, या फिर सी सिर्फ लिखेंगे तो भी समझ में आता है। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, CH4 प्लस O2 गिव्स व्हाट, CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2। चलिए इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 2 2 4 ऑक्सीजन, तो ये भी 2। तो ये देखिए, अब ये रिएक्शन में जो भी हीट रिलीज होगी उसे क्या कहेंगे, डेल्टा एच ऑफ कंबशन। जी हाँ, मैं यहाँ पे डेटा नहीं लिख रहा हूँ, डेटा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे डेटा याद नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस होने पे जब भी जो भी हीट निकलेगी उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर मोल। पर मोल याद रखिए, पर मोल मतलब किसके लिए, मीथेन के। मीथेन को 1 मोल जलाने के लिए जो भी हीट निकलेगी उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो यहाँ पे क्या था, ये कंपाउंड था। अब चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्या, N प्लस O2, और इट विल गिव मी व्हाट, NO2, N2 प्लस 2O2 गिविंग मी 2NO2। तो क्या इस रिएक्शन में मैं लिख सकता हूँ कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन है? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि सर आप इसके लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं लिख सकते, क्यों, ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है, क्यों नहीं लिख सकता सर, यहाँ पे 2 मोल NO2 बना है।
अब बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, इसके लिए मैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन बकायदा लिख सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने किसको जलाया है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन का 1 मोल है और नाइट्रोजन ने क्या दे दिया, NO2। क्या दे दिया नाइट्रोजन ने, NO2। ठीक है, तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन को यहाँ पे जलाया गया है। वैसे ही आप और कुछ भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं आप, जी हाँ, फॉस्फोरस ले लीजिए। फॉस्फोरस P4 ले लेता हूँ, प्लस O2 गिव्स व्हाट, P2O5, 2P2O5, और यहाँ पे 5 2 10, ये 5 हो गया। जी हाँ, इसे भी आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन कह सकते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, व्हाइट फॉस्फोरस लिया मैंने, ठीक है। और नहीं भी लेता व्हाइट फॉस्फोरस, कोई भी फॉस्फोरस लेता तो भी चलता, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, 1 मोल फॉस्फोरस लेना और उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलाना। तो यहाँ पे ये पूरा जल गया और इसने क्या बना दिया, P2O5। हम सब जानते हैं फॉस्फोरस का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, +5। तो ये था एंथैल्पी ऑफ कंबशन और ये थे उसके कुछ एग्जाम्पल। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो क्या है, तो आपको इन शॉर्ट पता ही चल गया होगा कि सबसे पहले जो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को छोड़ के जो है उसका कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल। और फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कंप्लीट कंबशन। प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, कंप्लीट कंबशन प्रोडक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो 1 मोल चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड, ठीक है। अगर 1 मोल नहीं हुआ तो उसे फिर हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूं और कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको, ताकि आप बता सकें कि कौन सा एंथैल्पी ऑफ कंबशन है और कौन सा नहीं। फटाफट आप नोट्स भी बनाते रहिए अपनी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन होती है कि सर आप इसके अगर नोट्स देते तो अच्छा होता, आप नोट्स तो देते नहीं। जी हाँ, नोट्स तो फिलहाल है मेरे पास, लेकिन वो IIT JEE और नीट लेवल के हैं और ये स्टेट बोर्ड है, तो फिलहाल मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ नोट करवा दूँ यहीं पे, बट फिर भी देखिए यहाँ पे। तो ये पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, C+O2 गिविंग CO प्लस, या फिर ऐसे लिख देता हूँ, CH4 प्लस O2 इज गिविंग CO प्लस H2। चलिए यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। ये 2 हो गया, तो ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, 1 और ये 2, 3 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 3/2। तो ये गैस हो गया, ये भी गैस हो गया, और ये लिक्विड। आप सबको पता है वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट जनरली हम 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड लेते हैं, और अगर नहीं दिया है, गैस दिया है, तो आप उसे उसका स्टैंडर्ड स्टेट मान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर के ऊपर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करने वाला है, ठीक है। अब ये बताइए, ये पहला क्वेश्चन हो गया, आपको बताना है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन है या नहीं। दूसरा, 2H2 प्लस O2 इज गिविंग 2H2। ये गैस और ये लिक्विड, ठीक है। अब तीसरा रिएक्शन देखिए, फोर्थ वाला रिएक्शन लेता हूं मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ Si प्लस O2 गिविंग SiO2, और ये क्या हो गया, सॉलिड, और ये गैस, और ये भी सॉलिड, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ा सा नेटवर्क सॉलिड वाला है, तो इसे रहने देते हैं, क्योंकि सिलिकॉन नेटवर्क सॉलिड की फॉर्म में रहता है, तो उसे तो फिलहाल रहने देते हैं। चौथा देखते हैं, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Al2O3। और फिर लास्ट वाला ले लेते हैं हम, Mg प्लस O2 गिविंग MgO, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ के स्टेट मैंने मेंशन नहीं किए, तो वो मेंशन कर देता हूँ, वरना तकलीफ हो सकती है। चलिए अब वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर बताइए कि कौन सा गिवन रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ कंबशन है और कौन सा नहीं है, तो आपको ये जल्दी से बताना है, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। अब देखिए ये रिएक्शन में मीथेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीजन गैस है, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको पता है
कंबशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो CO2 है और ये कंप्लीट कंबशन नहीं है, तो आप इसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं कर सकते। तो आप वहां पे नोट्स बनाते वक्त जरूर लिख लीजिएगा कि दिस रिएक्शन वी कैन नॉट कॉल एंथैल्पी ऑफ कंबशन बिकॉज इन दिस CO2 should be formed instead of CO। अब ये देखिए 2H2 plus O2 बकायदा फैंटास्टिक रिएक्शन, बड़ा ही ज्यादा हीट एनर्जी इसमें रिलीज होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, स्पेशल गैस है, जलने वाली गैस और जलाने वाली गैस दोनों मिल जाती है, गजब हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 मोल जलाया गया है, तो ये भी नहीं होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यहाँ पे 1 मोल होना चाहिए था। सेम प्रॉब्लम विथ बोरॉन, क्यों? क्योंकि इसका 4 मोल है। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम, जी हाँ इसका 2 मोल है, तो ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम, जी हाँ इसका होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट में, और दूसरा इसका 1 मोल ही जला है पूरी तरह से। और मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जिसमें मैग्नीशियम क्या होता है +2। और आई होप आपको ये पता होगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है कि इसे हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहें या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उसके भी एग्जाम्पल दे देते हैं। तो वो रिएक्शन है H2 प्लस हाफ O2 गिविंग H2। तो ये देखिए ये गैस, ये भी गैस और ये लिक्विड, ठीक है। और दूसरा देखिए C प्लस O2 इज गिविंग CO2, ये क्या हो गया ग्रेफाइट, और ये हो गया गैस ऑक्सीजन, और ये भी गैस। अगर इन दोनों रिएक्शन को आप ध्यान से देखें तो ये जो दोनों रिएक्शन है ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मान लीजिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पे ही इसे कराया गया है, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए इसमें 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, और ये उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ही है। H2O का एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और दूसरी चीज हाइड्रोजन को पूरा जला दिया गया है तो क्या बना है वाटर। सेम चीज ये भी हो रहा है, यहाँ पे भी 1 मोल क्या बन रहा है CO2 बन रहा है, और वो किससे बन रहा है ग्रेफाइट से। किससे बन रहा है ग्रेफाइट, और कंबशन की कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? 1 मोल ग्रेफाइट जल रहा है, वो भी किसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और उसका एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है CO2। तो ये रिएक्शन में आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दोनों बोल सकते हो। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि हमने तो पढ़ लिया एंथैल्पी ऑफ कंबशन, हमने तो पढ़ लिया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब इसका यूज किधर है? तो इसका यूज है रिएक्शन में, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ढूंढने में, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपको याद है थर्मोकेमिकल इक्वेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट प्लस माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। जी हाँ उसी चीज में। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने ये सब कुछ जो कुछ भी पढ़ा है इसका यूज क्या है। तो ये देखिए मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दे दिया गया, जैसे कि CH4 प्लस O2 और इसमें दिया गया है CO2 प्लस H2, और आपको इस रिएक्शन में सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है। जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन दिया गया है, मान लीजिए X है, फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपको CO2 दिया गया है जो कि Y है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O दिया गया है जो कि Z है। सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं दिया है, उसे आप लिख दीजिए, इसे आप 0 मान, यहाँ पे स्टेट मेंशन होगा, ठीक है। और ये H2O क्या है, ये H2O लिक्विड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब इसमें करेंगे क्या, आप सिंपली अपना फॉर्मूला लगा देंगे, क्या डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है CO2 और H2O, तो आप क्या करोगे डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2, ये किसका हो गया प्रोडक्ट का, और इसमें से माइनस कर दोगे किसका डेल्टा H नॉट F ऑफ CH4। तो ये देखिए सारी वैल्यू दी ही गई है आपको। CO2 का क्या है Y प्लस H2O कितना हो गया, H2O का आप यहाँ पे देख रहे हैं Z माइनस बचा क्या मीथेन, मीथेन का क्या हो जाएगा X। तो इससे आपको पता चल जाएगा अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई इसका मतलब इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव है, और अगर यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो वो क्या हो जाएगा
एंथैल्पी मतलब इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो डिपेंड करती है पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर मैं फाइनली यहाँ पे लिख ही देता हूँ, अगर वैल्यू नेगेटिव आया तो क्या हो जाएगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और पॉजिटिव आया तो क्या होगा, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। और ये तो सिंपली हमको पता ही चल रहा है, ये कंबशन रिएक्शन है, तो इसका जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव ही होगा। तो ये था यूज किसका, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। सर एंथैल्पी ऑफ कंबशन का कैसे होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का भी आपको ऐसे यूज आ सकता है जिसमें जिसमें अलग अलग एलिमेंट का रिएक्शन दिया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। तो इसमें आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अमोनिया दिया होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ नाइट्रोजन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन दिया होगा, और उस डेटा को यूज करके आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालोगे। लेकिन एंथैल्पी ऑफ कंबशन को यूज करके रिएक्शन निकालने वाला चीज हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में। अब जो नेक्स्ट आगे हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में। इसके बारे में बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि उसका जो एक्चुअल पार्ट है वो मैंने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में एक्सप्लेन कर दिया है। तो वो वाली वीडियो जब आप देखोगे एक्चुअल में थर्मोकेमिस्ट्री की पहली वाली वीडियो मेरे ख्याल से 7th पार्ट वाली होगी, उसमें आप जाके देखेंगे तो बॉन्ड एनर्जी का आधा पार्ट उसमें एक्सप्लेन है। तो बेसिकली हम फिलहाल के लिए पढ़ लेते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो चलिए हेडिंग लिखिए नोट्स में अपने, बॉन्ड एनर्जी। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप इसे शेयर कर रहे हैं हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ आप अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, ओके, ताकि चीज़ें आपको याद रहे। सिर्फ वीडियो देखने से प्यारे दोस्तों काम नहीं चलेगा, ये टेम्पररी मेमोरी होती है। आप जितना नोट्स को रिवाइज करेंगे, जितने टाइम रिवाइज करेंगे, उतनी ज़्यादा लॉन्ग मेमोरी बनेगी। तो चलिए लिखता हूँ मैं बॉन्ड एनर्जी, जिसे आप कह सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। एनर्जी भी बेसिकली क्या है, आप हीट ही ट्रांसफर करोगे, और अगर वो कांस्टेंट प्रेशर पे ट्रांसफर होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए H2, ओके, ये कौन से स्टेट में, गैस, और आपने इसको तोड़ के क्या बना दिया, 2 हाइड्रोजन एटम, और ये भी क्या है, गैस। तो ये H और H था, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी लगी उसी को कहते हैं हम बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी को, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड, एक ही टाइप का बॉन्ड ना, 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड इन अ gaseous substance, 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड इन अ gaseous substance। आप चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं, 1 मोल ऑफ gaseous substance। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में होना चाहिए और प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में होना चाहिए। और इसमें जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है वो हमेशा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। कौन सा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। सर ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है सर, ए और बी मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आप बीच में से तोड़ेंगे तो ए को उसका खुद का इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और बी को उसका खुद का इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस करने के टाइम पे आप जो एनर्जी दोगे वो जनरली क्या होगी, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी या फिर डेल्टा एच जो भी होगा इसका, वो क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर वही मॉलिक्यूल आ गया तो, जैसे CH4 आ गया तो जी हाँ, इसमें हम निकालते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी। क्या निकालते हैं, एवरेज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये मैंने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वीडियो में बताया। तो बॉन्ड एनर्जी बेसिकली क्या बताता है कि एक्चुअल में एक बॉन्ड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग, आपको सही बोलूं मैं तो बॉन्ड एनर्जी से यही पता चलता है कि कौन सा बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है और उसे तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। और उससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस या कंपाउंड है जिसकी बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है, तो रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उसमें भी आप काफी ज्यादा चेंज करेंगे। वो तो डिपेंड कर रहा है आप उस बॉन्ड को तोड़ रहे हो या बना रहे हो, क्योंकि दोनों चीज होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो जब वो बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जब उसे तोड़ना होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करनी होगी, एब्जॉर्ब करनी होगी। तो आप फिलहाल के लिए एक चीज समझ लीजिए कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा, एक्सो,
ओके, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग जो बॉन्ड ब्रेकिंग इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब जब भी बॉन्ड बनता है हीट रिलीज होती है, और जब भी बॉन्ड टूटता है हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। मैं इसके लिए आपको बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ, हमारे मुंबई में बहुत ही फेमस जगह है मरीन लाइन। वहां पे आप जाइए, आप देखेंगे वहां पे बहुत सारे बॉन्ड बन रहे हैं, और वहां का माहौल काफी गर्म होता है। क्यों? आपने पढ़ा है ना, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, याद रखिएगा, आप भी वहां पे बॉन्ड मत बनाने लगेगा। चलिए ध्यान देते हैं बॉन्ड एनर्जी पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ तक तो पहुंच गए, अब हम ये देखने वाले हैं कि बॉन्ड एनर्जी का एक्चुअल में यूज क्या है। बॉन्ड एनर्जी तो हम सीख गए, सब कुछ सीख गए, तो हम एक्चुअल में बॉन्ड एनर्जी का करेंगे क्या? तो सिंपल सी बात है, हम सारा कुछ कंसेप्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए ही ढूंढ रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए ही पढ़ रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, जो भी आप बोल सकते हो। तो बॉन्ड एनर्जी को कैसे यूज करेंगे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में, उसे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं एक रिएक्शन दे देता हूँ, CH4 प्लस O2 गिविंग व्हाट, CO2 प्लस 2H2। और इस रिएक्शन का एंथैल्पी हमें ढूंढना है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हमें ढूंढना है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें हमें सीसी का बॉन्ड एनर्जी दिया होगा, सीसी का बॉन्ड एनर्जी दिया होगा। ठीक है, और सीसी नहीं, CH का बॉन्ड एनर्जी। चलिए रिएक्शन को एक बार और ही लिख लेता हूँ मैं, तो ये ऐसे ऐसे, और ये ऑक्सीजन का कैसे होगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे फिर C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये 2HOH। और मान लीजिए हमें इस क्वेश्चन में सारा डेटा दिया हुआ है, सारा डेटा दिया हुआ, मतलब CH बॉन्ड की एनर्जी, चलिए मैं वो भी ले लेता हूँ। CH बॉन्ड की एनर्जी X दिया है, OO बॉन्ड की एनर्जी क्या दिया है, Y। ओके, और फिर कौन सा बॉन्ड बचा, CO बॉन्ड, मान लीजिए CO बॉन्ड क्या है, Z। और फिर HO बॉन्ड की एनर्जी क्या है, L ले लीजिए। तो आप इसमें कैसे ढूंढेंगे, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड एनर्जी किसका, रिएक्टेंट का, माइनस डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड एनर्जी किसका, प्रोडक्ट का। मतलब इसमें ओवरऑल हमको देखना क्या है कि जो रिएक्टेंट होते हैं उसके बॉन्ड तोड़े हमने। मतलब ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है ये टूटे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, फिर कार्बन एटॉमिक स्टेट में आया, फिर हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में आया, और उसने किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से, तब कहीं जाके CO2 और H2O बना। तो ओवरऑल इस प्रोसेस में हमें ये जानना है कि टोटल हीट कितनी रिलीज हुई, जो बॉन्ड हमने तोड़े वो स्ट्रांग थे, या फिर जो बॉन्ड हमने बनाए वो स्ट्रांग थे। ठीक है, और अगर ये सब प्रोसेस करते हैं तो क्या हीट रिलीज होती है, अगर हीट रिलीज हुई, अगर इस प्रोसेस में हीट रिलीज हुई तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव एंथैल्पी, और अगर हीट एब्जॉर्ब हुई तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एंथैल्पी। पॉजिटिव एंथैल्पी क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव एंथैल्पी ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रांग थे, रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या थे, स्ट्रॉन्ग। अगर आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या, रिएक्टेंट के बॉन्ड जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे, उन्हें तोड़ने के लिए एनर्जी जो लगी वो ज्यादा लगी। और अगर नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या, जो प्रोडक्ट बने उनकी उनके जो बॉन्ड थे वो स्ट्रॉन्ग थे, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने इसीलिए एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। मैं आगे चल के आपको ये सब भी फंडा बता दूंगा कि एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब की होती है, उसके पीछे भी बड़ी डिटेल में कहानी है। लेकिन जैसे बता रहा हूँ ना, लिमिटेड टाइम के लिए, हमारे स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, ज्यादा बता देंगे तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख लेते हैं। वरना अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली होते क्या है, उनके पीछे ये जो बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, ये तो समझ में आ रहा है, बट अंदर एक्चुअली होता क्या है, तो इसका भी डिटेल आपको दे देंगे। एक्चुअल में ये सब कुछ टेम्परेचर और जो बोलते हैं ना हीट एनर्जी, उसका गेम है। तो बेसिकली इसके पीछे भी एक अच्छी खासी थर्मोडाइनमिक्स है। ठीक है, तो ये, अब इसमें एक और डाउट होता है बच्चों का कि सर हम बार बार रिएक्टेंट क्यों लिखते हैं, हम बार बार पहले इसमें रिएक्टेंट क्यों लिखते हैं और इसमें प्रोडक्ट क्यों लिखते हैं जब भी बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी सब में तो हमने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखा था। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, तो ओवरऑल हमें पता चलता है कि जो हमारा ये तरीका है ये एक्चुअल में सेटिस्फाई करता है रिएक्शन को। मैं इसे बकायदा जब हम एंट्रेंस के सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बकायदा एक रिएक्शन में करके बताऊंगा कि एक्चुअल में ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया क्यों जाता है। फिलहाल के लिए तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, बट जी हाँ, इसके पीछे भी रीजन है, नो डाउट, 101%। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट के बॉन्ड देख लीजिए कितने, 4 CH बॉन्ड्स प्लस एक क्या है, एक OO बॉन्ड है, इसकी एनर्जी दी होगी, ये पूरा एक कॉलम हो गया, माइनस यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या है, 2 CO बॉन्ड है,
ये आप देख रहे हैं ना, ये देखिए 2 CO बॉन्ड है और यहाँ पे टोटल क्या है प्लस 2 OH, तो 2 इंटू 2 ऐसे कर देता हूँ मैं, 2 इंटू 2 OH। सर आपने ब्रैकेट में 2 इंटू 2 क्यों किया? देखो ये 2 तो पहले से था स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ये 2 OH बॉन्ड थे। अब सबकी एनर्जी लिख दीजिए, तो देखिए 4 इंटू क्या लिख दूंगा, CH बॉन्ड की एनर्जी X और प्लस OO बॉन्ड की एनर्जी क्या होगी Y, तो ये हो गया माइनस 2 इंटू CO क्या है Z, तो 2 इंटू Z। ओके, ये Z माइनस, सॉरी ये भी प्लस हो जाएगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा OH, तो 4 इंटू L। ठीक है, तो ये 2Z प्लस 4L और 4X प्लस Y। अब ये पूरा जो X, Y, Z और L का वैल्यू है ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा और जिसे आप सिंपली सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इससे आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, सारे बॉन्ड एनर्जी के सम में आपको ऐसा ही दिया होगा। अब कुछ सम आपको ऐसे भी मिल सकता है जिसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हो और किसी एक बॉन्ड का एनर्जी पूछ देगा, किसी एक बॉन्ड का क्या पूछ देगा, एनर्जी। तो उस केस में मान लीजिए आपको ओ बॉन्ड का एनर्जी पूछ दिया और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया, तो जो भी ओ बॉन्ड एनर्जी पूछा है बाकी सबका तो डेटा में दिया होगा, तो आप इसे क्या कोई एक वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स मान लीजिए, और फिर ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा। काफी सिंपल टाइप के सम पूछे जाते हैं स्टेट बोर्ड लेवल पे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड यस प्लीज प्रेस दी बेल आइकन, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय।